नमस्कार, मनु दिलश्रेय क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे आपका सामाजिक अध्ययन है उसका अध्याय 3, जिसमें अध्याय का क्या नाम है, अंतरिक्ष खोज। तो हमने क्या देखा, पिछले अध्याय में हम जान चुके हैं कि प्राचीन काल से मनुष्य ने क्या किया है, ब्रह्मांड के बारे में जानने के लिए प्रयत्नशील रहा है। सभ्यता के प्रारंभिक काल में पृथ्वी से आकाश की गतिविधियों को देख पाना संभव नहीं था, किंतु जब लंबे समय का अंतर हुआ उसके बाद में आकाशीय पिंडों की जो गतिविधियां थी उसको देखकर प्राप्त निष्कर्षों की सहायता से मानव ने कई पुरानी मान्यताओं को गलत साबित कर दिया था। खगोल शास्त्रियों ने विश्व के सामने नए सिद्धांत और परिकल्पनाएं पेश की। अंतरिक्ष या खगोल खोज में भारत की प्राचीन सभ्यताओं सहित मेसोपोटामिया, मिस्र, चीन, यूनान आदि का क्या रहा है, योगदान रहा है। मानव ने पुरातन काल में से कई यंत्रों की सहायता से सौरमंडल, ग्रहों और तारों के बारे में जानकारी प्राप्त की है। रॉकेट की सहायता से कई अंतरिक्ष यान अंतरिक्ष में भेजे गए हैं। इस अध्याय में हम इन्हीं सभी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, क्योंकि आपके लेसन का ही नाम क्या है, अंतरिक्ष खोज। अब देखते हैं, सबसे पहले हम खगोल की प्राचीन विरासत। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले डायग्राम देखो, मिस्र के पिरामिड हैं, उसके ठीक शीर्ष पर स्थित क्या है, ध्रुव तारा। पिछले अध्याय में हमने ध्रुव तारा के बारे में बता रखा था। इसमें बताया था कि ध्रुव तारा क्या होता है, ध्रुव तारा के निर्माण किस प्रकार से होता है। तो ध्रुव तारा मिस्र के पिरामिड बने हुए हैं और उसके देखो ठीक शीर्ष पे क्या है, आपका ध्रुव तारा है। तो खगोल की प्राचीन विरासत। खगोल शास्त्र का प्रारंभ किस देश और किस काल में हुआ, इस विषय पर विद्वान एक मत नहीं है। ये नहीं बता पा रहे कि ये खगोल शास्त्र इसका प्रारंभ कहाँ से हुआ था और किसने किया था। प्रारंभ में यह केवल निरीक्षणात्मक रहा होगा, लेकिन क्रमशः निरीक्षणात्मक का क्या अर्थ होता है, निरीक्षण करके, यानी देख के, जो निरीक्षण करके उन्होंने जो पाया वही उन्होंने क्या किया, लिख दिया। लेकिन क्रमशः वैज्ञानिक स्वरूप पाकर वह वर्तमान का खगोल विज्ञान बन गया। तो वैज्ञानिक स्वरूप पाकर वो क्या बन गया, वर्तमान का खगोल विज्ञान बन गया। इस विद्या का चरमोत्कर्ष मिस्र के पिरामिडों के द्वारा लगभग ईसा पूर्व 2500 वर्ष से पहले ये स्थापित हुआ था। अभी तक प्राप्त प्रमाणों के आधार पर यह ज्ञात हुआ है कि पिरामिडों के निर्माण का संबंध तारों की दिशा और गति को जानने के लिए किया गया था। तो जो मिस्र के पिरामिड है, तो ध्रुव तारा बिल्कुल सेंटर में है। तो यही देख के ये अनुमान लगाया जाता है कि जो मिस्र के पिरामिड है वो तारों की दिशा और गति को जानने के लिए इनका प्रयोग किया गया था, यानी निर्माण किया गया था। गीजा के महान पिरामिड का ध्रुव तारे के सीधे में होना इस बात की क्या करता है, पुष्टि करता है। तो गीजा का जो पिरामिड है वो ध्रुव तारा इसके क्या है, बिल्कुल ऊपर है। तो इससे हमें ये पुष्टि करता है कि इनका जो निर्माण था, पिरामिडों का निर्माण है, वो तारों की दिशा और गति जानने के लिए किया गया था इनका प्रयोग। मिस्र में प्राचीन का खगोल इतिहास स्पष्ट रूप से ज्ञात नहीं हो सका है। फिर भी चीन में खगोलीय ज्ञान की शुरुआत ईसा पूर्व 6ठी सदी में आंकी गई है। चीन में क्या आंकी गई है, 6ठी सदी से पूर्व आंकी गई है। संपूर्ण पूर्वी एशिया के लिए चीनी खगोलीय विज्ञान बहुत ही महत्वपूर्ण था। वैज्ञानिकों का विचार कि विश्व में सबसे पहले तारों की तालिका चीन में ईसा पूर्व 4ठी सदी में तैयार की गई थी। तो सबसे पहले विश्व में जो अगर तारों की तालिका देखें, सबसे पहले तारों की तालिका किसने बनाई है, चीन ने बनाई। और कब बनाई है, ईसा पूर्व 4ठी सदी में इन्होंने तैयार कर ली थी, चीन ने। इसी आधार पर पश्चिमी अंतरिक्ष विज्ञान का प्रारंभ यूरोप के यूनान में संभव हुआ था। तो यहाँ पे चीन में हुआ और यूरोप में, यूनान में संभव हुआ था। नेक्स्ट आता है अंतरिक्ष खोज का इतिहास। अगर देखेंगे किस प्रकार से अंतरिक्ष के इतिहास का खोज हुआ है, तो भारत के खगोलविद भी अंतरिक्ष की जानकारी प्राप्त करने के लिए प्राचीन काल से ही क्या रहे हैं, प्रयत्नशील रहे हैं। जिनमें प्रमुख रूप से आर्यभट्ट, वराहमिहिर, भास्कराचार्य, द्वितीय आदि का नाम आता है। आर्यभट्ट भारत के महान खगोलविद थे। देखो ये आर्यभट्ट का डायग्राम दे रखा है, ये आर्यभट्ट हैं, ये इरेटोस्थेनस हैं, ये भास्कराचार्य द्वितीय हैं। तो इनके बारे में इनमें बताया हुआ है कि इन्होंने क्या क्या किया था। तो आर्यभट्ट भारत के महान खगोलविद थे, जिनकी मान्यता था कि पृथ्वी गोल है। आर्यभट्ट ने क्या माना कि पृथ्वी गोल है। इन्होंने पृथ्वी स्थिर नहीं है, यह बात ईसा पूर्व 5वीं सदी में ही बता दी थी। आर्यभट्ट ने देखो सबसे पहले बताया था कि पृथ्वी स्थिर नहीं है। कब बताया था, 5वीं शताब्दी में बताया था। इसके घूमने के कारण ही हमें लगता है कि तारे उदय व अस्त होते हैं। तो पृथ्वी स्थिर है और इसी की वजह से हमें क्या लगता है, तारे उदय और अस्त होते हैं। इन्होंने पृथ्वी की परिधि का लगभग
24,835 मील बताई थी, जो आधुनिक काल के भूवैज्ञानिकों द्वारा बताई गई परिधि की 24,901 मील के लगभग बराबर है। तो देखो पहले इन्होंने 5वीं सदी में बता दिया था कि जो पृथ्वी की परिधि है वो लगभग कितनी है, 24,835 मील है। जब और आधुनिक वैज्ञानिकों ने क्या बताया है, 24,901, तो लगभग मिलती जुलती सी है, बराबर सी है। इन्होंने चंद्र ग्रहण का कारण चंद्रमा पर पृथ्वी की छाया पड़ना बताया था। तो ये आर्यभट्ट के विचार है। इन्होंने क्या बताया कि पृथ्वी गोल है, पृथ्वी स्थिर है, और पृथ्वी स्थिर होने के कारण ही तारे क्या होते हैं, उदय व अस्त होते हैं। इन्होंने पृथ्वी की परिधि भी बता दी थी, कितनी बताई थी, 24,835, जो लगभग आधुनिक वैज्ञानिकों ने बताई है 24,901 उसके बराबर है। और इन्होंने क्या बताया था कि चंद्र ग्रहण का जो कारण है, चंद्रमा पे क्या पड़ती है, पृथ्वी की छाया पड़ती है, जो एक अटल सत्य है। भारत द्वारा अंतरिक्ष में भेजे गए प्रथम कृत्रिम उपग्रह का नाम क्या था, तो उसी का नाम इन्हीं के नाम पे पड़ा है, आर्यभट्ट नाम था। जो हमने कृत्रिम उपग्रह भेजा था, भारत के द्वारा भेजा गया था, उसका नाम क्या रखा गया था, आर्यभट्ट रखा गया था। तो ये तीनों के डायग्राम आर्यभट्ट हैं, ये इरेटोस्थेनस हैं, ये भास्कराचार्य देते हैं। यूनान में ईसा पूर्व 4वीं सदी में अंतरिक्ष ज्ञान विज्ञान का विकास होने लगा था। इसमें प्रमुख दार्शनिक प्लेटो थे, अरस्तु थे और टोलमी थे। उस समय माना जाता था कि पृथ्वी केंद्र में है, ये माना गया कि पृथ्वी क्या है, केंद्र में है, और सूर्य क्या कर रहा है, उसके चारों ओर वर्ताकार मार्ग में चक्कर लगाता है। ये धारणा 16वीं ईस्वी तक बनी रही, जिसे कोपरनिकस ने क्या कर दिया था, गलत साबित कर दिया था। पृथ्वी की सही परिधि का आकलन इरेटोस्थेनस, ये देखो ये डायग्राम इन्होंने बताया था, इरेटोस्थेनस ने ईसा पूर्व 3री शताब्दी में किया था। भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्रियों में भास्कराचार्य द्वितीय थे, जिनका जन्म 1114 ईस्वी में हुआ था। इस विद्वान ने मात्र 36 वर्ष की आयु में सिद्धांत शिरोमणि नामक ग्रंथ की रचना की थी। उनका मानना था कि पृथ्वी गोलाकार है तथा अपने गुरुत्वाकर्षण के कारण सब चीज़ों को अपनी ओर क्या करती है, खींचती है। तो ये भास्कराचार्य हैं, इनके बारे में याद रखना है। इनका ग्रंथ का नाम क्या, सिद्धांत शिरोमणि, जिसमें इन्होंने गुरुत्वाकर्षण के बारे में बताया था। तो ये सबसे पहले इन्होंने बताया था अपने भास्कराचार्य द्वितीय ने। अपने यहाँ पे क्या होता है कि जो भी चीज़ें होती हैं उनका आगे प्रचार नहीं हो पाता है, लेकिन पहले इन्होंने क्या कर दिया था, सबसे पहले न्यूटन से पहले भी इन्होंने यही बताया था कि गुरुत्वाकर्षण होता है। इस पे स्पष्ट होता है कि भारतीय खगोल शास्त्रियों ने पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत, पृथ्वी के घूर्णन, परिक्रमण आदि का प्रतिपादन न्यूटन से कई सदियों से पूर्व ही कर लिया था। भास्कराचार्य के ग्रंथों में अंकगणित, बीजगणित, ज्यामिति शास्त्र का आदि विस्तृत वर्णन मिलता है। अंतरिक्ष के साधन क्या क्या हैं, हम देखते हैं अंतरिक्ष को। तो देखने के लिए साधन कौन कौन से हैं उसके बारे में जानकारी दी गई है नेक्स्ट पॉइंट में। तो दूरबीन, ईसा से 20वीं सदी तक खगोल शास्त्र आकाशीय पिंडों की क्या थी, गतिविधियों समझने वाला आकलन क्या शास्त्र मात्र था। 20वीं सदी तक क्या रहा था, खगोल शास्त्र है वो आकाशीय पिंडों की गतिविधियों को समझने वाला अवलोकना शास्त्र था। आधुनिक वेधशाला का प्रमुख यंत्र क्या थी, दूरबीन, जिसकी सहायता से दूर स्थित वस्तुएं हमें दिखाई एवं बड़ी दिखाई देते हैं। तो दूरबीन नाम इसका इसीलिए पड़ा है कि जो दूर की वस्तुएं हैं उन्हें हम नाम से स्पष्ट हो रहा है कि वो क्या होती हैं, वस्तुएं हमें साफ और बड़ी दिखाई देती हैं। प्रथम दूरबीन का आविष्कार याद रखना है होलैंड क्या था, नीदरलैंड है, कि हेंस लिपरशी ने किया था। किसने किया था, हेंस ने किया था। होलैंड जो नीदरलैंड के हैं उन्होंने किया था। प्रथम दूरबीन का आविष्कार किसने किया था, तो हेंस ने किया था, जो कहाँ के थे, होलैंड के थे। किंतु आकाशीय पिंडों को देखने में प्रयोग किए जाने वाले दूरबीन का आविष्कार इटली में गैलीलियो ने किया था 1610 ईस्वी में। ये हैं गैलीलियो, देखो ये दूरबीन से, ये इनकी दूरबीन है, इनसे ये देख रहे हैं। तो जो खगोलीय जो आकाशीय पिंड है उनको देखने के लिए किसने किया था, इटली के थे गैलीलियो, उन्होंने किया था 1610 ईस्वी में। वर्तमान में भारत सहित रूस, अमेरिका, चीन, फ्रांस आदि देशों में बड़ी बड़ी दूरबीनें स्थापित की जा चुकी हैं, जिनकी सहायता से वैज्ञानिक अंतरिक्ष के बारे में नवी जानकारी एकत्रित करते रहते हैं। इसी प्रकार की दूरबीन हमारे राज्य के, अब हमें का पता लगाना है कि हमारे राज्य में ये दूरबीन है कि नहीं है। तो इसके बारे में बताया गया है कि ये हमारे राज्य के उदयपुर शहर के
फतेह सागर झील के टापू पर स्थापित है। देखो ये है उदयपुर की फतेह सागर झील में स्थित वेधशाला है। इसी में है अपनी दूरबीन, जो देश की सबसे बड़ी दूरबीन है, जो कहाँ पे है, उदयपुर शहर के फतेह सागर झील के जो टापू है उसमें स्थित है। मास्ट नाम है इसका। नामक इस सौर दूरबीन की सहायता से सूर्य का अध्ययन किया जा रहा है। तो कौन सी दूरबीन अध्ययन कर रही है? जो दूरबीन में उदयपुर में रखी हुई है तो वो क्या है? मास्ट है। वैज्ञानिक लगातार उत्तम किस्म के नई नई दूरबीनों का आविष्कार कर रहे हैं, जिन्हें कंप्यूटरों से जोड़कर खगोलीय पिंडों का अध्ययन अत्यंत शुद्धता से किया जा रहा है। दक्षिण भारत के कावलूर, तमिलनाडु में है ये, कावलूर तमिलनाडु नामक स्थान पर एक वेणु बापू दूरबीन, नाम देखो क्या है इसका, वेणु बापू दूरबीन को स्थापित किया गया है। अंतरिक्ष के रहस्य को उद्घाटित करने के लिए वैज्ञानिकों ने अप्रैल 1990 में हब्बल अंतरिक्ष दूरबीन को अंतरिक्ष में स्थापित किया था। तो अपनी कौन सी दूरबीन है? हब्बल अंतरिक्ष दूरबीन है, जो कब स्थापित की गई थी? अप्रैल 1990 में अपने जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने इसे स्थापित किया था, हब्बल अंतरिक्ष दूरबीन, जो क्या है? अंतरिक्ष में स्थापित है। तो इंडिया की कौन सी है? हब्बल अंतरिक्ष दूरबीन। ये देखो वेणु बापू दूरबीन, ये है वेणु बापू दूरबीन, ये हम्बल अंतरिक्ष दूरबीन जो हमने स्थापित की है। तो वेणु बापू दूरबीन और हम्बल अंतरिक्ष दूरबीन। अब वेधशालाएं कौन सी हैं? तो अंतरिक्ष खोज में वेधशालाओं का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। हम पिरामिडों के बारे में जान चुके हैं। तो मिस्र के पिरामिड देखे थे, उसमें ध्रुव तारों की दिशा और गति के बारे में पता लग रहा था। तो वेधशालाएं अपने यहाँ पे हैं। हमारे देश में भी वेधशालाएं बनाई गई हैं। विद्वानों का मत है कि प्राचीन पाटलिपुत्र, नालंदा आदि स्थानों से तारों की गतिविधियों पर वेधशालाओं द्वारा नजर रखी जाती थी। ये जंतर मंतर वेधशाला सब ने देखी होगी, जयपुर में स्थित है जंतर मंतर वेधशाला जयपुर। सवाई जयसिंह ने, इनका नाम बहुत महत्वपूर्ण है, इनके बारे में पूछा जाता है, इनकी जो 5 वेधशालाएं उनके बारे में। तो सवाई जयसिंह ने भारत, चीन, बेबीलोन और यूरोपीय ज्ञान के आधार पर, देखो भारत, चीन और बेबीलोन और यूरोपीय ज्ञान के आधार पर वेधशालाओं का निर्माण किया। दिल्ली के जंतर मंतर से प्रारंभ किया। तो सबसे पहले इन्हें दिल्ली में बनाया था, जंतर मंतर में प्रारंभ किया। उन्होंने सन 1724 में पहली वेधशाला दिल्ली में, फिर 1710 साल बाद में देखो 1734 में दूसरी वेधशाला जयपुर में बनाई। इसके अतिरिक्त बनारस, उज्जैन और मथुरा में भी वेधशालाओं का निर्माण करवाया। तो दिल्ली में करवाया सबसे पहले, उसके बाद में 10 साल बाद में जयपुर में करवाया, फिर बनारस, उज्जैन, मथुरा। तो दिल्ली, जयपुर, बनारस, उज्जैन और मथुरा में इन्होंने वेधशाला का निर्माण करवाया था सवाई जयसिंह ने। इनमें से जयपुर की वेधशाला सबसे बड़ी है। सवाई जयसिंह ने 3 नए यंत्रों का भी आविष्कार किया था। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। सम्राट यंत्र, जयप्रकाश यंत्र और राम यंत्र, इन तीनों का आविष्कार अपने यहाँ पे किसने किया है? सवाई जयसिंह ने ही 3 नए आविष्कार किए हैं। राम, जयप्रकाश यंत्र अपने खुद के नाम पे देखो, जयप्रकाश यंत्र, राम यंत्र और सम्राट यंत्र, इनका निर्माण किया है। इनमें जो सम्राट यंत्र है वो सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा है। इसकी चोटी आकाशीय ध्रुव को सूचित करती है, जो आकाशीय ध्रुव उसको सूचित करती है। सम्राट यंत्र की सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा है। आज लगभग 300 वर्ष बाद भी यह यंत्र समय बताने में सक्षम है। कृत्रिम उपग्रह व अंतरिक्ष यात्री। अब अंतरिक्ष यात्री कौन कौन से गए, कौन कौन से कृत्रिम उपग्रह अपने भेजे हैं, विश्व में कौन सा अपना स्थान है, उसके बारे में देखते हैं। तो वैज्ञानिकों ने विभिन्न उपयोगों के लिए कुछ ऐसे कृत्रिम पिंड अंतरिक्ष में भेजे गए हैं जो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। इन पिंडों को कृत्रिम उपग्रह कहा जाता है। जो पृथ्वी में यहाँ से हम भेजते हैं और वो पृथ्वी के चारों ओर से क्या लगा रहे हैं? चक्कर लगा रहे हैं। उन्हें क्या करते हैं? हम कृत्रिम उपग्रह कहते हैं। सामान्यतः धरातल से ऊपर की ओर फेंकी गई वस्तु पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पुनः धरती पर आ जाती है। अगर आप कोई चीज़ फेंकोगे तो वो पुनः धरती पे आती है, तो क्या है? वो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल है। लेकिन अगर रॉकेट के द्वारा कृत्रिम उपग्रह को इतना वेग प्रदान किया जाए कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल की सीमा को पार कर जाए तो उपग्रह पुनः पृथ्वी पर लौटकर नहीं आएगा। यदि किसी पिंड को हम पलायन वेग के कुछ कम वेग, जैसे लगभग 8 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है, से प्रतिक्षेपित करें तो वह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर नहीं जाएगा, अपितु पृथ्वी के चारों ओर निश्चित कक्षा में ही चक्कर लगाने लगेगा। कृत्रिम उपग्रह मानव द्वारा बनाई गई एक मशीनी पिंड है, जिसे रॉकेट की सहायता से पृथ्वी की कक्षा में पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण प्रभाव की सीमा के अंदर ही स्थापित किया जाता है। चूँकि मानव निर्मित उपग्रह पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं, इसलिए यह क्या कहलाते हैं? कृत्रिम उपग्रह कहलाता है। उपग्रहों के मानव के द्वारा कोई भी चीज़ निर्मित होती है वो क्या होती है? कृत्रिम होती है। और ये उपग्रह, क्योंकि ये पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, तो ये क्या कहलाता है? कृत्रिम उपग्रह कहलाता है।
उपग्रहों के द्वारा टेलीफोन, टेलीविज़न, रेडियो आदि की तरंगों का प्रसारण किया जाता है। ये उपग्रह जासूसी, मौसम में पृथ्वी संबंधी अन्य जानकारियाँ भी प्रदान करते हैं। कृत्रिम उपग्रह हमारे लिए बहुत उपयोगी है। इसकी सहायता से तूफान या बाढ़ जैसी प्राकृतिक जो आपदाएं हैं उनकी हमें पूर्व जानकारी मिल जाती है, जिससे जान माल को सुरक्षित स्थान है उन पर पहुँचाकर उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है। कृषि, वन और जल संसाधनों की व्यवस्था में भी कृत्रिम उपग्रह द्वारा प्राप्त जानकारियाँ काफ़ी उपयोगी साबित हो रही हैं। विश्व का पहला उपग्रह 1957 में स्पुतनिक फर्स्ट, ये याद रखना है, विश्व का पहला उपग्रह 1957 में भेजा गया था, स्पुतनिक फर्स्ट। तत्कालीन सोवियत संघ के द्वारा अंतरिक्ष में रॉकेट के द्वारा पहुंचाया गया था। सोवियत संघ और अमेरिका के बीच तब अंतरिक्ष अनुसंधान को लेकर एक होड़ सी हो गई थी। सोवियत अंतरिक्ष कार्यक्रम के अंतर्गत पहले जीवित प्राणी को स्पुतनिक सेकंड, देखो सबसे पहले सोवियत संघ ने भेजा है स्पुतनिक फर्स्ट 1957 में, और एक जीवित प्राणी भी भेज रहा है स्पुतनिक सेकंड की सहायता से सोवियत संघ। यह जीवित प्राणी लाइका नामक एक कुतिया थी। बहुत बार पूछा जाता है कि स्पुतनिक सेकंड में गई थी लाइका नामक कुतिया। हालांकि यह परीक्षण पूरी तरह से सफल नहीं रहा था। 4 साल बाद 1961 में सोवियत संघ ने पहला मानव सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में भेज दिया। 1961 में इन्होंने क्या भेज दिया? मनुष्य ही भेज दिया। 1957 के बाद में देखो सीधा 1961 में भेज रहे हैं मनुष्य। ये है यूरी गागरिन जो पहले गया था। 4 साल बाद 1961 में सोवियत संघ ने पहला मानव सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में भेजा। यूरी गागरिन अंतरिक्ष यान वोस्तोक नाम है ना, वोस्तोक फर्स्ट में अंतरिक्ष की यात्रा करने वाला विश्व के पहले व्यक्ति बने यूरी गागरिन। क्या नाम है? वोस्तोक फर्स्ट। 1969 में अमेरिका ने दुनिया को तब चौंका दिया जब अपोलो 11 अंतरिक्ष यान में 3 यात्रियों को सफलता के साथ न सिर्फ अंतरिक्ष की सैर कराई बल्कि 2 अंतरिक्ष यात्रियों को क्या किया? चंद्रमा की सतह पर ही उतार दिया। ये अमेरिका की बात है 1969 की। और लेकिन सोवियत संघ ने क्या किया था? यूरी गागरिन को सबसे पहले अंतरिक्ष में भेजा था। और कौन लेके गया था? वोस्तोक फर्स्ट। ये याद रखना, वोस्तोक फर्स्ट में गए थे यूरी गागरिन 1961 में। फिर देखो 8 साल बाद में अमेरिका ने 3 यात्री भेज दिए चंद्रमा। पहले तो इनको अंतरिक्ष की सैर कराई, फिर चंद्रमा पे उतरे भी ये। नील आर्मस्ट्रॉन्ग विश्व के पहले व्यक्ति बने जिसने चंद्रमा की सतह पे अपना पहला कदम रखा था। देखो नील आर्मस्ट्रॉन्ग को देख लीजिए जिन्होंने चंद्रमा पे पहला कदम रखा। ये चंद्रमा के धरातल पर है नील आर्मस्ट्रॉन्ग। भारत में सर्वप्रथम सन 1984, ये राकेश शर्मा है, ये कल्पना चावला, इनकी फोटो दे रखी है। भारत में सर्वप्रथम 1984 में अंतरिक्ष में यात्रा करने का गौरव भारतीय वायुसेना के हैं राकेश शर्मा को मिला। राकेश शर्मा ने सोयूज T11 यान, क्या नाम है? सोयूज T11, ऐसे याद करना, सोयूज T11 यान में 2 अन्य सोवियत अंतरिक्ष यात्रियों के साथ न सिर्फ अंतरिक्ष की सैर की बल्कि उन्होंने सोयूज 7 स्पेस स्टेशन में लगभग 8 दिन रहकर कई वैज्ञानिक परीक्षण भी किए। तो गए किस में थे? सोयूज T11 में, और 8 दिन किस में रहे थे? सोयूज 7 में रहे थे। इनका जन्म हुआ था सन 1949 में पंजाब राज्य के पटियाला में हुआ था। कल्पना चावला का जन्म हरियाणा राज्य के करनाल में सन 1961 में हुआ था। कल्पना चावला एक शोध वैज्ञानिक प्रसिद्ध अंतरिक्ष यात्री थी। वे अंतरिक्ष में जाने वाली भारत में जन्मी पहली महिला एवं राकेश शर्मा के बाद में दूसरी भारतीय थी। कोलंबिया अंतरिक्ष यान के वापस लौटते समय सन 2003 को हुई दुर्घटना में अपने अन्य 6 सहयोगियों के साथ इनकी भी मृत्यु हो गई थी। इसके अतिरिक्त भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय बिताने वाली महिला हैं। तो भारतीय मूल की हैं और अमेरिका की क्या है? नागरिक है सुनीता विलियम्स। ये सर्वाधिक समय तक रहने वाली महिला हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसे हम क्या कहते हैं? इसरो का क्या नाम है? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। हमारे देश के प्रसिद्ध वैज्ञानिक होमी जहांगीर भाभा के नेतृत्व में सन 1962 में परमाणु ऊर्जा विभाग ने अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का गठन किया। तब से लेकर अब तक भारत ने अंतरिक्ष विज्ञान में महत्वपूर्ण प्रगति की है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम को गति देने का श्रेय विक्रम साराभाई ने किया और बनाया किसने था? होमी जहांगीर भाभा ने। और श्रेय किसको जाता है? प्रगति का, गति देने का, तो विक्रम साराभाई को। विभिन्न उपयोगों के लिए भारत के वैज्ञानिकों ने कई जो कृत्रिम उपग्रह हैं वो पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किए। प्रथम भारतीय कृत्रिम उपग्रह का नाम आर्यभट्ट था।
जिसे अप्रैल 1975 में पूर्व सोवियत संघ के बेकानूर अंतरिक्ष केंद्र में प्रक्षेपित किया गया था। पूर्व सोवियत संघ का जो बेकानूर अंतरिक्ष केंद्र है उसे प्रक्षेपित किया गया था 1975 में, और नाम क्या था, आर्यभट्ट था। ये भारत का पहला क्या था, कृत्रिम उपग्रह था, ध्यान में रखना। इसके साथ ही भारत ऐसा करने वाला विश्व का छठा देश बन गया था। इसका प्रमुख कार्य पृथ्वी के वायुमंडल का अध्ययन करना था। सन 1975 से अब तक भारत कई उपग्रह अंतरिक्ष में भेज चुका है। इनके प्रमुख नाम देखो क्या क्या है, भास्कर है, एप्पल है, इनसेट है, रोहिणी है, IRS है, एडुसेट है, हिमसेट है, कोडसेट है, रिसोरसेट है, ओशन सेट है, जी सेट है, चंद्रयान है, मंगलयान है। ये सभी क्या हैं, भारत हैं जो अंतरिक्ष में स्थापित कर चुका है। इन उपग्रहों की सहायता से दूर संचार, प्रसारण, मौसम, जलवायु, सुदूर संवेदन, मानचित्रण, संसाधन आंकलन, सूखा, बाढ़ व तूफान संबंधी पूर्वानुमान, रक्षा संबंधी गतिविधियां और कई अन्य सार्वजनिक एवं राष्ट्र उपयोगी कार्यक्रमों का संपादन सुचारू रूप से संभव होने लगा है। मंगलयान के बारे में देखो, मंगल ग्रह के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए भारत ने मंगलयान नामक एक अंतरिक्ष यान नवंबर 2013 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया गया था। तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पे है, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है। और ये अंतरिक्ष यान भेजा कब गया था, जो मंगलयान है वो नवंबर 2013 में, जिसने लगभग 11 माह की यात्रा कर सितंबर 2014 में मंगल की कक्षा में सफलतापूर्वक प्रवेश कर लिया था। तो देखो मंगलयान किसके लिए गया, मंगल के लिए। पहले प्रयास में यह उपलब्धि हासिल करने वाला भारत विश्व का एकमात्र देश है। इसी प्रकार चंद्रमा का अध्ययन करने के लिए अक्टूबर 2008 में चंद्रयान नामक एक अंतरिक्ष यान को प्रक्षेपित किया गया था। तो प्रक्षेपण से पूर्व मंगलयान है और यह है एस्ट्रोसेट का प्रक्षेपण। पहली अंतरिक्ष वेधशाला कहाँ स्थापित की हमने, तो मंगलयान की सफलता के भारत अब उन देशों की सूची में शामिल हो गया है जिनकी अंतरिक्ष में वेधशालाएं हैं। इसरो द्वारा श्रीहरिकोटा से अक्टूबर 2015 में देश की पहली अंतरिक्ष वेधशाला एस्ट्रोसेट, ये देखो वेधशाला गई है अपनी, लॉन्च हो रही है। एस्ट्रोसेट को प्रक्षेपित किया गया है। इससे ब्रह्मांड का अध्ययन करने में मदद मिलेगी। भारत से पहले अमेरिका, रूस, जापान और यूरोपीय संघ ने भी अंतरिक्ष में अपनी वेधशालाएं स्थापित की है और फिर अपने भारत को ये गौरवपूर्ण सफलता हासिल हुई है। अब शब्दावली है, अपना कलेक्शन कंप्लीट हो गया है। मिस्र के पिरामिड। प्राचीन समय में मिस्र में पत्थरों से मानव द्वारा निर्मित भव्य इमारत होती हैं। मिस्र के महान पिरामिडों की ऊंचाई है 454 फीट। प्राचीन मिस्र में इसमें राजा और रानी के शव को सुरक्षित रखने के साथ तारों की स्थिति जानने के लिए किया जाता था। दूरबीन दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देखने का यंत्र होता है। वेधशालाएं क्या होती हैं, खगोलीय पिंडों के सतत निरीक्षण और जानकारी एकत्रित करने का स्थान है वेधशाला। कृत्रिम उपग्रह। मानव द्वारा बनाए गए उपग्रह 1 मील में क्या होता है, 1.6 किलोमीटर। ये अभ्यास के प्रश्न है। भारत द्वारा पहला कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपित किया गया था, कब किया गया था, राजस्थान में। प्राचीन जंतर मंत्र वेधशाला स्थापित कहाँ पे है, आर्यभट्ट भारत के क्या थे। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम को गति देने का श्रेय किनको जाता है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकलने के लिए कितने किलोमीटर प्रति सेकंड की गति की आवश्यकता पड़ती है। भारत द्वारा अंतरिक्ष में भेजे गए प्रथम कृत्रिम उपग्रह का नाम क्या रखा गया था। तो ये भी सारे आपको ध्यान में रखने हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।